कॉरिडोर से होते हुए जैसे ही वो महेंद्र जी के कमरे में पहुंचे तो अंदर जाकर देखकर पता चला वो बहुत ही अच्छे मूड में लिख रहे हैं। उनकी राइटिंग उस कैलीग्राफी में बहुत अच्छी लग रही थी और तो और बहुत सारे ऐसे पेजेस थे जो जमीन पर पड़े हुए थे जो उन्होंने ऑलरेडी बनाकर नीचे रखे थे। महेंद्र जी ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ कैलीग्राफी पेन नीचे रखा और दरवाजे की तरफ देखकर दोनों से कहा, तुम दोनों आ गए। जानवी ने आरव का हाथ छोड़ा, अपने नानू के पास चली गई और जमीन पर बिखरे हुए उनके डिफरेंट वैराइटीज और डिफरेंट लेटर्स से बने हुए कैलीग्राफी को देखकर मुस्कुराने लगी। क्या बात है नानू, आपकी कैलीग्राफी तो एस यूजुअली वन लग रही है। कितनी एनर्जेटिक है ये सारी चीज और आपका हर वर्ड देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। बस ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहा था थोड़ा टाइम पास करने के लिए क्योंकि तुम लोग तो आते नहीं हो और मेरे पास खाली टाइम है अभी। महेंद्र जी का शरीर दिखने में काफी पतला सा लगता था। उसकी एक वजह उम्र का पड़ाव था और दूसरी वजह थी अपनों के साथ ना रह पाने का दुख। टेबल से गुजरते हुए वो आरव के पास आए और आरव ने उनके पैर छू के आशीर्वाद लिया। नमस्ते नानू। नमस्ते बेटा, मुझे तो लगा था इस बार न्यू ईयर पर सिर्फ मैं और तुम्हारी माँ ही रह जाएंगे। घर सजाने का तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, पर चलो इस लड़की में कुछ तो दिमाग है जो अपने नानू से मिलने चली आई, वरना इस लड़की को मेरी पड़ी ही कहाँ है। वैसे तो महेंद्र जी दोनों के सामने शिकायत कर रहे थे लेकिन उन दोनों को अपने सामने देख के वो अंदर से बहुत खुश थे और ये देखकर तो और भी ज्यादा कि जानवी को लाइफ स्पेंड करने के लिए आरव जैसा पार्टनर मिला है। इन बातों पर जानवी कुछ रिप्लाई दे पाती उससे पहले ही आरव बोला, नानू ये कहीं भी चली जाए लेकिन आपको और माँ को हमेशा मिस करती है। वैसे भी आपकी फेवरेट नातिन है ना, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके अलावा कौन हो सकता है। यहाँ तक कि मैं भी इनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, मुझे तो ये सिर्फ अपना बॉस ही समझती है कभी कभी। जानवी आरव को देख रही थी कि कैसे वो मक्खन लगा रहा है और उसकी स्वीट बातों से ना ही तो केवल वो एक बार को इम्प्रेस हो गई बल्कि उसके नानू भी बहुत खुश हो गए। उसके नानू को इतनी जल्दी खुश करना कोई इसी बात नहीं थी, लेकिन आरव के अंदर एक ऐसा टैलेंट था जो जब भी उनसे मिलता तब 2 मिनट के अंदर उनके चेहरे पर स्माइल ले आता। एस एक्सपेक्टेड महेंद्र जी आरव की बातें सुनकर बहुत अच्छे मूड में हो गए और जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगे। तुम सही बोल रहे हो, मेरी सबसे ऊपर की पोजीशन है बेटा जानवी की प्रायोरिटी लिस्ट में, जो तुम्हें कभी नहीं मिलने वाली। आफ्टर ऑल मैं उसकी 20-25 सालों से इतनी देखभाल जो कर रहा हूं, तो मुझे तो इम्पोर्टेंट होना ही था। तुम ना जानवी से मिलने में बस 20 साल लेट हो गए। अच्छा चलो आरव, एक चेस का गेम हो जाए। जब से तुम गए हो तब से मुझे तुम्हारे जैसा पार्टनर नहीं मिला तो खेलने में मजा ही नहीं आता। वैसे भी लास्ट टाइम मेरा मन नहीं भरा था खेलते खेलते, तो आज जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक तुम नहीं उठोगे। वहां पर खड़े दोनों यंग लोग कुछ रिएक्ट कर पाते उससे पहले ही महेंद्र जी ने अपनी छड़ी ली, स्टडी रूम से बाहर चले गए और बोले, जानवी तुम्हारी माँ इस बार बहुत अच्छी खुशबू वाली असम की चाय लेकर आई है। वैसी एक तुमने भी मुझे भिजवाई थी, बस उसी के जैसी है। अपने साथ कुछ ले जाना और आरव को ट्राई करवाना। ठीक है, बहुत ही ज्यादा अच्छी है। सविता जी जाइए मेरा चेस बोर्ड लेकर आइए जो आरव ने मुझे गिफ्ट में दिया था। आज मैं आरव के साथ एक मैच खेलने वाला हूँ। सविता जी कहाँ गई है आप। सुरेश जी आप तो आ जाइए। कोई है इस घर में या नहीं। एंड में तो महेंद्र जी ने चिल्लाना ही शुरू कर दिया क्योंकि कोई उनकी बात का रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। वही जानवी और आरव ने एक दूसरे को देखकर अपने कंधे उचकाए और उनके साथ साथ चलने लगे। 2 मिनट के बाद सुरेश अंकल वही वाला चेस का सेट लेकर आए जो आरव ने गिफ्ट में दिया था। महेंद्र जी बैठे और अपने सामने उसको सेट करने लगे। जैसे ही उन्होंने उसे सेट किया, अपनी पहली चाल बिना आरव से पूछे या उसे कुछ कहे जल्दी उन्होंने एक व्हाइट पीस उठाया था। वहीं आरव बहुत कैजुअली अपने सामने बिछे उस शतरंज के खेल को देख रहा था और उसने भी एक ब्लैक पीस उठाकर बोर्ड पर रख दिया। वही जानवी किचन में चाय भी बना रही थी और साथ साथ बाहर झांककर उनका मैच भी देखने की कोशिश कर रही थी। महेंद्र जी चेस के एक्सपर्ट थे। यूं कह सकते थे जितने भी लोगों को जानवी ने चेस खेलते हुए देखा था उसमें से सबसे अच्छा आरव और उसके नानू ही खेलते थे। खुद जानवी ने भी उन्हीं से सीखा था और धीरे धीरे वो चेस में इतनी अच्छी होती गई कि एक टाइम ऐसा भी आया जिसके बाद से महेंद्र जी अपनी नातिन को ही नहीं हरा पाते थे। माधुरी जी की सोच रही थी कि वो अपनी बेटी जानवी को एक प्रिंसेस की तरह बड़ा करेंगे, जो बहुत सारी चीजों में माहिर हो, जैसे कि उसे अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने आते हो, उसके अंदर आर्टिस्टिक टैलेंट हो। लेकिन इन सब बातों से महेंद्र जी ने मना कर दिया था। वो नहीं चाहते थे उनकी नातिन इन सब चीजों में पड़े और साथ ही साथ जानवी को भी ये सब चीज कुछ खास पसंद नहीं थी। बस जो उसे सबसे अच्छा लगता था वो था चेस।
बाकी बात रही कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने की, तो उसे थोड़ा बहुत वायलिन बजाना आता था। उसके अलावा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था। बात करें पढ़ाई लिखाई की, तो उसके नंबर कभी कुछ खास अच्छे नहीं रहे। वो बस पासिंग मार्क्स लाकर खुश हो जाती थी। लेकिन हाँ, उसे कॉमिक बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था। कुछ ऐसा ही था जाह्नवी का बचपन, जो माधुरी जी ने बहुत अलग एक्सपेक्ट किया था और रियलिटी कुछ और ही निकली। एक पल को तो महेंद्र जी बहुत ज्यादा परेशान भी हो गए थे। उस टाइम पर उसकी मां माधुरी जी और उसके पिता देवराज जी दोनों अपने कॉलेज के 2 टॉप स्टूडेंट्स थे। उन दोनों में से हमेशा कोई ना कोई फर्स्ट या सेकंड आता था। वैसे तो दोनों दिखने में और पढ़ाई में नंबर 1 थे, हमेशा अव्वल नंबर पे आते थे। लेकिन इसके अलावा माधुरी जी के अंदर अपनी मां यानी कि जाह्नवी की नानी का एलिगेंस, उनकी खूबसूरती के अलावा कुछ भी नहीं गया। वो यही सोच रही थी कि क्या जब चीज बहुत एक्सट्रीम हो जाती है तभी जाकर इंसान को समझ में आता है उसे लाइफ में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। कुछ देर के बाद जाह्नवी की चाय बन गई और यहाँ पर लड़ाई शुरू हो गई। दोनों चेस पार्टनर्स अपनी अपनी साइड से जमकर लड़ रहे थे। स्किल्स देखकर पता लग रहा था आरव काफी अच्छा है, और इतना अच्छा कि महेंद्र जी उसके खिलाफ गेम में एडवांटेज ले ही नहीं पा रहे थे। आरव के एक्सप्रेशंस जहां एक तरफ काफी ज्यादा शांत थे, वहीं महेंद्र जी के एक्सप्रेशंस काफी डरावने, क्योंकि उन्हें आरव के सामने अपर हैंड नहीं मिल रहा था। जाह्नवी ने महेंद्र जी को चाय की कप देते हुए कहा, नानू ये लीजिए आपकी चाय। मुझे नहीं चाहिए चाय, तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो। मैं सोच रहा हूं कि मेरी अगली चाल क्या होनी चाहिए। महेंद्र जी ने अपने हाथ से इशारा करके जाह्नवी को अपने पास बुलाया। जाह्नवी थोड़ा झुकी और बोर्ड पर रखे हुए सारे प्यादों को देखकर सोचने लगी, और फिर उसने एक जगह पॉइंट आउट करते हुए कहा, यहाँ रखिए नानू। अरे हाँ, सही कहा तुमने। महेंद्र जी ने इतना बोल के जल्दी से अपना पीस वहां रख दिया। जाह्नवी को एक ख्याल आया और वो भागते हुए अपने नानू के पास गई और बोली, नानू मुझे आपसे एक बहुत जरूरी टॉपिक पर बात करनी है। हाँ बोलो क्या है। वो महेंद्र जी के बगल में बैठ गई और चाय पीते पीते बोली, नानू न्यू ईयर के बाद आपको पता है ना, स्काई एंटरटेनमेंट सिटी की ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है, जो थोड़ा सा डिले हो गई है। तो आप उसमें आओगे क्या प्लीज? आप थोड़े दिनों की छुट्टी तो ले सकते हो ना ऑफिस से। वैसे भी उस टाइम पर वैलेंटाइन डे रहेगा, तो अपने ऑफिस में एक दिन की छुट्टी दे देना, सब लोग एंजॉय कर लेंगे। जाह्नवी, अरसा हो गया मुझे ऐसा कोई इवेंट अटेंड किए हुए, मुझे नहीं जाना। महेंद्र जी ने जाह्नवी की इस रिक्वेस्ट पे बहुत छोटा सा रिप्लाई दिया। वही आरव भी जाह्नवी की तरफ शौका होके देख रहा था। पर नानू ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है ग्लोरी वर्ल्ड के अंदर जो प्रोजेक्ट है उसमें आप बहुत इंटरेस्टेड होंगे। बट अगर मैं आपको उस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स अभी दे दूं तो ये बाकियों के साथ अनफेयर होगा, तो आपको खुद वहां पर आकर देखना चाहिए हम क्या करने वाले हैं। आई प्रॉमिस आप हमारे काम से सेटिस्फाइड होंगे। जाह्नवी एक जाल बिछाने की कोशिश कर रही थी जिसमें महेंद्र जी फंस जाए। अपने हाथ में चेस पीस लिए वो जाह्नवी की बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे और फिर उसकी तरफ आईब्रोज उचकाते हुए पूछे, कौन सा प्रोजेक्ट? जाह्नवी इसको सुन के बहुत ही मिस्टीरियस सी स्माइल फेस पर लेकर आती है और आरव की तरफ देखकर कहती है, अभी तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये आपको उस दिन खुद आके ही पता करना होगा। आए आकर देखिए, और प्राउड की बात यह है उसकी इंचार्ज हूँ। मैंने आपके असिस्टेंट से सुना था आप साउथ रिवर प्रोजेक्ट में आजकल कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो ग्लोरी वर्ल्ड के पास भी साउथ रिवर पर काम करने का कोई आइडिया है क्या? अब जाकर महेंद्र जी कुछ इंटरेस्टेड लग रहे थे। उन्होंने एक नजर आरव को देखा और फिर वापस जाह्नवी को। कुछ सोचते हुए उन्होंने रिप्लाई किया, तुम जानती हो मल्होत्रा कॉरपोरेशन और सिंघानिया फर्म्स ने मुझे रिसेंटली कांटेक्ट किया था एक प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन मेरा इंटरेस्ट साउथ रिवर में ज्यादा है। सिंघानिया फर्म्स? जाह्नवी वो नाम सुनकर थोड़ा सा टेंशन में आ गई। ऑफ कोर्स उस दिन वहां पर जो हुआ था वो जाह्नवी नहीं भूली थी। वैसे तो पर्सनली उसने कभी भी सिंघानिया ग्रुप से कोई टक्कर नहीं ली थी, लेकिन उसने ग्लोरी वर्ल्ड की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन पार्टी के टाइम पर वाइस प्रेसिडेंट शर्मा के मुंह से सुना था कि ग्लोरी वर्ल्ड का सिंघानिया के साथ पहले से कुछ कॉन्फ्लिक्ट रह चुका है। जब बहुत सारी कंपनीज एक साथ कोलेबोरेट कर रही थी तब दोनों के बीच में किसी बात को लेकर मनमुटाव पैदा हो गए थे। एनीवे नानू आपको बस आना चाहिए। उस दिन बाकी कंपनियों के साथ साथ सिंघानिया और मल्होत्रा कॉरपोरेशन भी मीटिंग अटेंड करेंगे, तो क्या आप मां को कन्विंस कर सकते हो कि वो आपके साथ वहां पर आ जाएं? जाह्नवी एक्चुअली ये होप कर रही थी कि उसकी मां माधुरी जी सुहासिनी जी के सामने टफ एक्ट करें, क्योंकि सुहासिनी जी तो थी बेशर्म थी ही, कभी भी किसी के खिलाफ कुछ भी कर सकती थी। तो वो चाहती थी कि उसकी मां ये एक्ट करके दिखाएं कि उन्हें भी कुछ फर्क नहीं पड़ता और इतनी आसानी से वो गिव अप नहीं करेंगे।
इस मामले में जानवी चाहती थी उसकी माँ एक स्ट्रिक्ट एटीट्यूड के साथ मीटिंग में जाए। तुम्हारी माँ? महेंद्र जी जानवी की रिक्वेस्ट सुनकर थोड़ा अलर्ट हो गए। वो जानवी को बहुत शॉक्ड होके देख रहे थे। हाँ, जानवी को मालूम था उसकी रिक्वेस्ट थोड़ी ओवरबोर्ड है, लेकिन फिर भी चाय पीते पीते उसने अपना नानू से कह ही दिया। भूल जाओ इसके बारे में। तुम अपनी माँ को बहुत अच्छे से जानती हो। उसे इस तरह के इवेंट्स बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं समझता हूँ तुम बच्चों के दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं। तुम अलग अलग तरह की चीज करना चाहते हो, लेकिन अपनी माँ को तुम शांति में जीने दो। उसे परेशान मत करो इन सब चीजों में। इतने सालों के बाद जाकर अब उसकी लाइफ थोड़ी सी स्टेबल होनी शुरू हुई है, तो मैं नहीं चाहता कुछ भी हो और उसको डिस्टर्बेंस हो। अगर मेरी बेटी को कुछ भी वापस से उन लोगों की वजह से हुआ तो तुम्हें क्या लगता है ऊपर जाकर मैं तुम्हारी नानी को क्या मुंह दिखाऊंगा? क्या बोलूंगा कि क्या किया मैंने उसकी बेटी के साथ? महेंद्र जी ने चेस बोर्ड पर डिसअपॉइंटेड एक्सप्रेशंस के साथ एक गोटी रखी और कहा, उसके दिल में अभी भी कहीं ना कहीं वो बात छुपी हुई है और तुम जानती हो एग्जैक्टली वो चीज क्या है। उसे भूल जाओ, अपने उस पास्ट के बारे में जिसने उसे दुख के अलावा कुछ भी नहीं दिया। थोड़ा ज्यादा केयर फ्री होकर रहेगी तो क्या ही प्रॉब्लम है। मेरी बेटी है, संभाल लूंगा उसे। पर नानू, जानवी आगे बोलने वाली थी जब आरव ने उसे बीच में ही रोक दिया। बस जानवी, नानू की बात मानो। चलिए नानू, अब अगली आपकी टर्न है। बातों को वहीं पर खत्म होता देख महेंद्र जी के एक्सप्रेशंस भी वापस नॉर्मल हो गए। तभी उन्हें दरवाजे से किसी के चलने की आवाज आई और फिर सविता आंटी की आवाज, मैडम, क्या ये सारी चीज मैं किचन में ले जाऊं? हाँ, एक काम करिए, आप सब्जियां धोना शुरू करिए, नॉनवेज मैं देख लेती हूँ। जानवी के सामने तुरंत माधुरी जी आ गई। आरव ने जब उन्हें सुबह फोन किया था और उन्हें पता लगा बहू और दामाद खाना खाने के लिए घर पर आ रहे हैं, तो हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद ही माधुरी जी बाहर मार्केट में चली गई थी। उन्होंने डिनर के लिए बहुत सारा सामान तो लिया ही, लेकिन साथ साथ न्यू ईयर के लिए घर को डेकोरेट करने के लिए थोड़ा बहुत सामान भी खरीद लिया। और हमेशा की तरह जानवी बन गई माधुरी जी की किचन में हेल्प करने के लिए असिस्टेंट। जब उसने माधुरी जी के चेहरे के वो गंभीर एक्सप्रेशंस देखे तो हवा में कुछ टेंशन सी हो गई। वो माधुरी जी से उस बारे में पूछना चाहती थी कि क्या हुआ था जब रश्मि उनसे मिलने के लिए कॉलेज तक पहुंच गई, लेकिन उस बात को उठाने का उसे मौका ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि वहां पर इस टाइम माहौल ही ऐसा था। दोनों माँ बेटी के बीच एटमॉस्फेयर बहुत ही ऑकवर्ड होता जा रहा था और दोनों ने ही एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहा। थोड़ा समय बीत गया सामान तैयार करते करते, तब जानवी, जो कुछ मसाले ढूंढ रही थी, उसने माधुरी जी की तरफ देखा और थोड़ा झिझकते हुए बोली, माँ, पापा ने आपके लिए कुछ भिजवाया है और एक डॉक्यूमेंट भी है। माधुरी जी, जो अभी सब्जी बनाने में बिजी थी, उनके हाथ चलते चलते रुक गए और फिर उन्होंने पूछा, कौन से डॉक्यूमेंट? मैंने खोलकर नहीं देखा। उन्होंने मुझे कहा था मैं आपके हाथ में ही दूं, और अगर मैं ये काम नहीं करूंगी तो फिर वो आपसे पर्सनली आकर मिलेंगे। कल कबीर और रश्मि की सगाई में बुलाने के लिए वो खुद ग्लोरी वर्ल्ड आए थे और मैं उनके साथ गई थी। उन्हें नहीं पता था रश्मि आपसे मिलने कॉलेज तक गई है। रजत ने मुझे बताया एंगेजमेंट पार्टी के तुरंत बाद वो दिल्ली से बाहर किसी काम से चले गए और न्यू ईयर के बाद ही आएंगे। जानवी माधुरी जी की एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व करते करते बहुत केयरफुली सारी बातें बोल रही थी। वो उनके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन ना देखने के बाद बोलती है, अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं उन्हें सब वापस कर दूंगी। इट्स फाइन, बाद में मेरे स्टडी रूम में ले आना। ठीक है। वो छोटा सा आंसर कन्वर्सेशन को वहीं पर एंड कर देता है। थोड़ी देर बाद डिनर भी रेडी हो गया। 5 लोगों के हिसाब से ये बहुत अच्छी ट्रीट थी। उस बड़े से टेबल के आसपास वो सब बैठ गए और माहौल पहले से काफी ज्यादा खुशनुमा लग रहा था। उन्होंने शैंपेन की बोतल खोली और जानवी ने भी मौका लगते ही कुछ ग्लासेस गटक लिए। महेंद्र जी टाइम टाइम पर आरव से बातें कर रहे थे और उनके टॉपिक शुरू होते कभी जियोग्राफी से, कभी एस्ट्रोनॉमी से तो कभी फाइनेंस से। बीच बीच में माधुरी जी भी उनकी कन्वर्सेशन में ज्वाइन होती और ऐसे करते करते सब ने डिनर काफी अच्छे से एंजॉय किया। वहीं दूसरी तरफ जानवी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और वो बस उनकी बातें सुन रही थी। जो भी खाना आरव उसके प्लेट में डालता जाता जानवी वो खाना खाती जाती। जब सबका खाना हो गया तो उसने नोटिस किया कि वो तो कुछ ज्यादा ही खा चुकी है और उसके बगल में बैठा उसका पति, उसने ना के बराबर ही खाया है। डिनर के बाद पूरी फैमिली लिविंग रूम में बैठकर टीवी देखने लगी और साथ ही साथ थोड़े से डेजर्ट भी एंजॉय करने लगे। थोड़ा न्यूज़ देखने के बाद महेंद्र जी अपने कमरे में वापस चले गए। जानवी ने आरव से कहा कि वो जाकर पहले शावर ले फ्रेश हो जाए और इस बीच में वो माधुरी जी के कमरे में सामान लेकर आ गई जो देवराज जी ने उसे देने के लिए कहा था। माधुरी जी के कमरे पर खटखटाने के बाद उसने देखा कि उसकी माँ भी अभी अभी ही शावर लेकर आई है और सोफे पर बैठकर एक बुक रीड कर रही है।
तुम्हें मेरे और अपने पापा के पास्ट के बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आई जस्ट होप कि मुझसे ज्यादा केयर फ्री लाइफ तुम जी सको। माधुरी जी ने जाह्नवी के हाथों से वो डॉक्यूमेंट लिए और उसे देखते देखते उन्होंने ये कहा। उनकी आवाज बहुत जेंटल लग रही थी। जाह्नवी उनकी आंखों में आंखें डालकर कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत स्ट्रगल कर रही थी। जो शब्द उसके गले में फंस गए थे, फाइनली उसने उन्हें बोलने का फैसला किया। माँ, आप हमेशा पापा को मिस करती है ना? अगर नहीं करती तो वो माधुरी जी और देवराज जी के बीच हुई चीजों के बारे में कभी भी नहीं पूछती थी, क्योंकि वो जानती थी ये टॉपिक उनको कितना चुभता है, कितना दर्द पहुंचाता है। जाह्नवी का सवाल सुनकर माधुरी जी के एक्सप्रेशंस थोड़े से खतरनाक हो गए। उनकी आंखें ठीक वैसी ही काली लग रही थी जैसे बारिश के समय बादल काले हो जाते हैं। थोड़ा सोचने के बाद, थोड़ा समय लेने के बाद भी माधुरी जी ने उस पर कुछ रिएक्ट नहीं किया, तो जाह्नवी अंदर से काफी स्ट्रगल कर रही थी और उनसे और भी बातें पूछना चाहती थी, लेकिन हमेशा की तरह उनके बीच की कन्वर्सेशन वहीं पर खत्म हो गई और अपनी जगह से वो खड़े होते हुए बाहर जाने लगी। लेट हो गया है माँ, आप आराम कर लीजिए। उसके बाद वो दरवाजे तक पहुंची ही थी जब उसकी माँ ने उसके सवाल का जवाब दिया। मेरी लाइफ में जितनी भी फीलिंग्स थी वो बस इतनी सी ही थी और वो सारी मैंने तुम्हारे पापा को ही दे दिया। इट डजंट मैटर मैं उन्हें मिस करती हूँ या नहीं। अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें हमेशा मेरे बारे में टेंशन लेने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपनी चिंता करो, तुम्हारी शादीशुदा लाइफ अभी स्टार्ट ही हुई है। आई होप मुझसे बेटर लाइफ मेरी बेटी को मिले और जितना मैंने सहा है उतना तुम्हें कभी सहना ना पड़े। तभी शायद मेरी लाइफ भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। माधुरी जी सोफे से खड़ी हुई और स्टडी रूम में जाते हुए बोली, जाते जाते दरवाजा बंद कर देना। एक मोमेंट के लिए उनका जवाब सुनकर जाह्नवी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, लेकिन एंड में उसने अपना सर हाँ में हिलाया और वहां से चली गई। जब तक वो कमरे में वापस आई तब तक आरव का शावर हो चुका था। स्लीपिंग रोब पहने वो एक पीले पड़ चुके कागजों के ढेर को लेकर उसमें कुछ पढ़ रहा था। जाह्नवी ने नोटिस किया कि कुछ तो सही नहीं है और जाकर देखने लगी कि वो है क्या। आरव एक्चुअली में उसके स्कूल टाइम के टेस्ट पेपर देख रहा था। ये इन्हें कैसे मिले? मुझे याद है मैंने ये सारे पेपर्स बुक शेल्फ के सबसे ऊपर जगह पर छुपा के रखे थे। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये इतनी आसानी से ढूंढ लेंगे। अपने बुरे मार्क्स को देखकर जाह्नवी इतना ब्लश कर रही थी कि वो भागते हुए आरव के पास गई और बोली, आप इन्हें क्यों देख रहे हैं? मैं नहीं देखने दूंगी आपको।